नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रमेश पुरी, सहायक आचार्य हिंदी के विषय से राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में कार्यरत हूँ। और जैसा कि अध्ययन और अध्यापन का मेरा शौक और रुचि रही है और मेरा पेशा भी यही है, तो उसके तहत मैं व्याकरण के कुछ क्वेश्चन तैयार करता आया था और अभी भी करता रहा हूँ। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनको निश्चित रूप से ये उनके लिए सहायक और कारगर साबित होंगे। ये प्रश्न जो है वो विविध तरीके के विकल्पों के माध्यम से बनाए गए प्रश्न है और परीक्षा उपयोगी सामग्री को ध्यान में रखते हुए बनाए गए प्रश्न है। तो ये आपके तैयारी को एक नया आयाम देने की कोशिश है कि आप इनको देखें और इनके जो समाधान है वो मेरे साथ करने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी तैयारी को एक नया रूप मिल सके और आप जितना अध्ययन कर रहे हो उसको आप परीक्षण कर सके कि भी आपका अध्ययन किस स्तर तक हुआ है और कितनी और करने की आवश्यकता। तो बिना कोई समय खराब किए हुए हम चलते हैं अपने मुख्य विषय पर कि आज जो मेरे मार्गदर्शन में जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो है वर्ण विचार के क्वेश्चन। वर्ण विचार लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ जहाँ हिंदी लगती है वहाँ इसका सिलेबस में पाठ्यक्रम में इसका प्रयोग किया गया है। तो जो भी विद्यार्थी जिनका पाठ्यक्रम में ये लगता है तो उनके लिए मेरा ऐसा मानना है उनके लिए अच्छा कारगर साबित होगा और उनकी तैयारी को एक नया रूप प्रदान करेगा। तो हम चलते हैं बिना कोई समय गंवाए अपने मूल विषय पर। आपके सामने एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप होगा। इसमें 4 विकल्प आए हैं: कंठीय, स्पर्शी, अघोष, अल्पप्राण, कंठीय, स्पर्शी, सघोष, अल्पप्राण, कंठीय, स्पर्शी, अघोष, महाप्राण, कंठीय, स्पर्शी, अघोष और महाप्राण। तो ये ग व्यंजन को 4 तरीकों से उनको विभेदित करते हुए ये प्रश्न पूछा गया है। तो हम पहले ग व्यंजन को देखेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर हम व्यंजनों का जो वर्गीकरण करते हैं, वर्णों का जो वर्गीकरण करते हैं, वो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ के आधार पर करते हैं। तो क वर्ग जो है वो हमारे आता है कंठीय में। कंठीय जो वर्ग है उसमें क वर्ग आता है। क वर्ग का तीसरा वर्ण ग है, चूंकि इसलिए ये ग क्या हो गया, कंठीय हो गया। दूसरा, उच्चारण पर्यतन के आधार पर कुछ वर्गीकरण किए जाते हैं व्यंजनों के, जो कि स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, स्पर्शहीन, उच्छिप्त, लुंठित, पार्श्विक, कई प्रकार के वर्गीकरण होते हैं। तो स्पर्शी के अंतर्गत 4 वर्ग आते हैं। क वर्ग आता है, त वर्ग आता है, त वर्ग आता है और प वर्ग आता है। क्योंकि क वर्ग स्पर्शी के अंतर्गत है और ग व्यंजन क वर्ग का तीसरा है, तो ग स्पर्शी भी है। के बाद आता है अघोष या सघोष के आधार। हम बात करते हैं अघोष की। घोष के आधार पर अर्थात कंपन के आधार पर वर्णों को सघोष और अघोष के रूप में बांटा गया है। हालांकि सघोष को कई जगह हम केवल घोष भी पढ़ते हैं। तो अघोष और सघोष, अघोष अर्थात जिसमें कंपन न के बराबर या बहुत कम होता है उन वर्णों को हम अघोष कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन अधिक होता है उन्हें हम सघोष कहते हैं। सामान्यतः अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण आता है, के बाद स, 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 तालव्य, मूर्धन्य और दंतव्य स आता है। सघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य, र, ल और व आता है। क्योंकि ग व्यंजन जो था वो क वर्ग का तीसरा था, तीसरा हमारे पास कहाँ आया, सघोष में। तो ग किस में आ गया, सघोष के अंतर्गत आ गया। के बाद आता है अल्प प्राण और
महाप्राण। अल्प प्राण अर्थात कम प्राण, अर्थात जो हम फेफड़ों से जो प्राणवायु वर्ण के उच्चारण में निकलती है उसकी मात्रा के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं वर्णों का अल्प प्राण और महाप्राण के आधार। अल्प प्राण में प्राणवायु कम मात्रा में निकलती है और महाप्राण में प्राणवायु अधिक मात्रा में निकलती है। इसका हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये हथेली का ये जो भाग है, इसको अपने मुंह के सामने 8 सेंटीमीटर आगे करके हम जिन वर्णों का उच्चारण करेंगे, तो यदि इस हथेली के भाग पर हमारी जो प्राणवायु टच होती हुई हमें प्रतीत होती है तो वो महाप्राण व्यंजन होंगे, और कम या नहीं प्रतीत होती है या न के बराबर प्रतीत होती है वो अल्प प्राण व्यंजन होंगे। अगर हम क का उच्चारण करते हुए देखें तो हमें पता चलेगा क का क, ख, ग, घ, ङ, अर्थात प्रथम वर्ण में और तृतीय वर्ण में और पंचम वर्ण में यहाँ प्राणवायु स्पर्श होती हुई प्रतीत नहीं हुई थी। तो हम देखते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत हमारे पास आते हैं प्रथम, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम। इसके बाद हम अगर अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो हम प्रतीत होगा, आप करके देखो, यह हुआ, यहाँ स्पर्श नाम मात्र का हुआ या नहीं हुआ। तो य, र, ल और व आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत। शेष बचे महाप्राण। महाप्राण के अंतर्गत आता है दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण, च, च और अ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और अ आता है। अब हम देखते हैं तीसरा वर्ण है क का। तीसरा वर्ण कहाँ आया? इस अल्प प्राण के अंतर्गत आया। तो ग क्या किस में चला गया? अल्प प्राण। इस प्रकार से अगर हम प्रश्न का हल करते हैं ध्यान देते हुए तो प्रश्न गलत होने की संभावनाएं नगण्य हो जाती। अब हम इसका मिलान करें, ग कंठीय, अ में भी कंठीय, ब में भी कंठीय, स में भी कंठीय और द में भी कंठीय। के बाद स्पर्शी, चारों विकल्पों में स्पर्शी दिया हुआ है। के बाद हम देखते हैं ग किसके अंतर्गत आया? सगोष के अंतर्गत आया। तो सगोष ब विकल्प में सगोष दिया हुआ है। के बाद हम देखते हैं ग अल्प प्राण के अंतर्गत आया, ब विकल्प में ही होता अल्प प्राण दिया हुआ है। का अर्थात ग है वो कंठीय भी है, स्पर्शी है, संगोष है और अल्प प्राण है। तो हमारा आंसर हुआ ब। आगे चले। अगला प्रश्न आपके सामने है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? हम बात करते हैं पहले द्वित्व क्या होता है। द्वित्व एक तरह का संयुक्त वर्ण होता है और संयुक्त वर्ण वो होते हैं जिनमें दो व्यंजन वर्ण और एक स्वर वर्ण का योग होता है। जैसे कि हम अगर संयुक्त व्यंजन में लिखें छ, यह है क, स और अ का योग, इसे हमने संयुक्त कहा है। उसी प्रकार एक शब्द आता है जैसे मुख्य। अब अगर हम ख और य को देखें तो इसका रूप भी इसी प्रकार का दिखता है, ख, य और अ। यहाँ भी क्या है? दो व्यंजन वर्ण और एक स्वर। जो रूप यहाँ हमारे सामने आ रहा है वही रूप हमारे सामने यहाँ आ रहा है। अर्थात ये भी संयुक्त रूप हुआ और ये भी संयुक्त रूप हुआ। लेकिन हम हिंदी व्याकरण में संयुक्त व्यंजनों को केवल 4 प्रकारों में पढ़ते हैं, छ, त्र, य और स्र। क्योंकि जब ये वर्ण मिलते हैं तो एक नए लिपि चिन्ह के रूप में इनका निर्धारण कर दिया जाता है, संकेत चिन्ह एक नया होता है। लेकिन यहाँ जब वर्ण मिलेंगे
तो वो स्वर रहित होने के बाद उनका जो संकेत चिन्ह है वर्ण का, जो लिखने का तरीका है, वो हूबहू वो ही रहता है। अगर बदला है तो केवल 4 वर्णों में बदला है। और अब संयुक्त बना है तो संयुक्त भी 2 तरीके होते हैं। यहाँ देखो ख एक अलग व्यंजन था, यह अलग व्यंजन था और आ स्वर था। उसी प्रकार यदि यहाँ दोनों व्यंजन एक ही हो जाए और उसके बाद स्वर मिल जाए तो उन संयुक्त वर्ण को हम कहेंगे द्वित्व। जैसे एक शब्द आ जाता है सच्चा, यहां देखो च च और आ, यहां दोनों च एक ही है, ये साथ मिले फिर स्वर, रूप तो संयुक्त हुआ। संयुक्त होने के बाद जो इसका रूप आया वो व्याकरण में कहलाता है द्वित्व। तो यहां द्वित्व देखें तो देखो द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। सच्चा में क्या है, च च और आ, यहाँ द्वित्व का प्रयोग हुआ है। बच्चा में क्या है, च च और आ, यहाँ भी हुआ है। पग्गा में देखो ग ग और आ, यहाँ भी इसका प्रयोग हुआ है। आगे बलगा शब्द है, यहाँ ल ग और आ, यहाँ दोनों व्यंजन है, एक ल है और एक ग है। यहाँ द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है। और बाकी तीनों विकल्प हैं अ ब और स, तीनों में द्वित्व का प्रयोग हुआ है। तो हमारा उत्तर होगा द। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है अल्पप्राण ध्वनियों का समूह है। अब हमने पहले प्रश्न में देखा था कि अल्पप्राण ध्वनि और महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत हमने देखा अल्पप्राण ध्वनि। आपको प्रश्न हल करते हुए सबसे पहले जो आपने पढ़ा है, इनका वर्गीकरण देखा है, उसको देख लेना। तो अल्पप्राण के अंतर्गत हमारे पास प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये आए। उसके बाद हमारे पास आया य, र, ल और व। महाप्राण के अंतर्गत हमारे पास आते हैं शेष जो बचे वर्ग का दूसरा, चौथा, स, स, स और ह। अब देखो क अल्पप्राण में वर्ग में प्रथम आता है तो अल्पप्राण में है। अगले इसी विकल्प का ख 2 नंबर महाप्राण में है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखते हैं च अल्पप्राण में 1 नंबर पर आ रहा है तो च है। ज च वर्ग का तीसरा वर्ण है, यहाँ भी आ रहा है 3 नंबर पे। के बाद य पंचम वर्ण है जो कि अल्पप्राण में यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों जो च, ज और य तीनों अल्पप्राण में आ रहे हैं। इसको करने से पहले हम अगले वर्ण भी देख लेने चाहिए कि प्रश्न किस प्रकार का है। यहाँ त 1 नंबर है, अल्पप्राण में आ रहा है। थ 2 नंबर है, महाप्राण में आ रहा है, तो यह विकल्प भी नहीं है। त अपने वर्ग का 1 नंबर पर है, तो अल्पप्राण में आ रहा है। थ 2 नंबर पर है तो महाप्राण में आ रहा है, ये भी नहीं है। तो हमारे पास शेष बच गया व। तो इसका उत्तर हुआ व। आगे चलते हैं। अगला है अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम होगा। बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन हम अक्सर इसमें गलती कर बैठते। इसके लिए हमें अपने को वर्ग याद रखने जरूरी होते हैं। वर्ग चूंकि कर्मशः जो वर्ग हैं वो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 वर्ग हैं। अर्थात वर्ग वह एक इकाई है जिसके अंतर्गत 5 वर्णों का समूह होता है। अर्थात 5 वर्णों के समूह को हिंदी व्याकरण में वर्ग कहा जाता है। अब इसका अंतिम वर्ण अंग है।
त का पंचम जो वर्ण है य है। त का पंचम वर्ण ण है। त का पंचम वर्ण न है और प का पंचम वर्ण म है। अर्थात ये क्रम निश्चित। अब ये क्रम हम यहां देखते हैं। अ विकल्प में पंचम वर्ण है, प में पंचम वर्ण है, स में पंचम वर्ण है, एक क्रमांक का प्रथम वर्ग का, लेकिन द में नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही अलग हो गया। के बाद दूसरा वर्ग जो आता है च, उसका पंचम वर्ण य है। तो यहाँ ण है, ये गलत। के बाद दो ऑप्शन बचे, यहां तक सही है, य और य। के बाद तीसरा वर्ग हमारे पास ट आता है, उसका पंचम वर्ण ण है। तो यहाँ न है और यहाँ ण है, तो हमारा ऑप्शन ये गलत और सही हुआ त। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है अंग, य, ण, न और म। आगे चले। प्लुत स्वरों की संख्या होती है। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्लुत क्या है। सामान्यतः हम देखते आए हैं, पढ़ते भी आए हैं लंबे समय से कि वह वर्ण, स्वर वर्ण जिनका उच्चारण दो मात्राओं से अधिक किया जाता है। ये हालांकि कुछ हद तक इस बात को माना जा सकता है, लेकिन पूर्णतः नहीं, क्योंकि प्लुत स्वर हैं वो दो से अधिक और लंबे समय तक उच्चारित होने वाले स्वर वर्ण होते हैं। अर्थात जैसे हम अगर एक खाली कमरा है, उसमें हम कुछ बोलें तो उसका प्रभाव दो स्वरों जितना रहेगा या उससे ज्यादा जाएगा। तो संभवतः हमारे मन में ये प्रश्न आया है और विचार भी किया है, तो वो तो लंबे समय तक आवाज रहती है। जैसे दीपावली के अवसर पर पटाखे फोड़े जाते हैं, तो वो फूटता बहुत दूरी पर है और उसकी आवाज हमें मिलती है, तो वो एक यात्रा तय करते हुए हमारे पास आई है। अर्थात वो विद्यमान थी वातावरण में, तभी हमारे पास आई है। तो वो एक लंबे समय तक उसका प्रभाव रहा है। अर्थात वह दो मात्राओं से अधिक लंबे समय तक विद्यमान रही और निरंतर चलती रही। तो उसके आधार पर अगर हम प्लुत स्वरों का परिभाषीकरण करें, तो वह स्वर वर्ण जिनका उच्चारण दो मात्राओं से अधिक लगातार लंबे समय तक किया जाता है, वह प्लुत स्वर। और प्लुत स्वरों को हमने देखा तो है नहीं। अब हमने स्वरों को देखा अ, आ, ई, तो फिर प्लुत कौन से हुए? तो हम देखते हैं प्लुत स्वर, जैसे कि मैं आपको स्वर लिख रहा हूं आपके सामने, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये सारे स्वर आ गए, जो मूल स्वर हमें जिनको कहते हैं मूल स्वरों की संख्या 11 मानी गई है हिंदी व्याकरण में, वो स्वर। अब हम देखते हैं कि इस अ का अगर उच्चारण किया जाए तो क्या वह आ में बदलेगा क्या? उच्चारण करके देख सकते हो आप। अ का उच्चारण आप करोगे तो अ की ध्वनि ही लगातार आएगी। तो इसका उच्चारण लगातार लंबे समय तक किया जा सकता है। फिर आ का उच्चारण करें तो उसका उच्चारण भी लगातार लंबे समय तक किया जा सकता है। जब ई का उच्चारण करेंगे, जैसे ही ई का उच्चारण करते हुए हम दो मात्राओं जितने समय पर पहुंचेंगे, तो वह ई दीर्घ ई में रूपांतरित हो जाएगी। तो प्लुत किसका बना? प्लुत बना दीर्घ ई का नहीं बनेगा। उसी प्रकार उ, जैसे ही दो मात्राओं जितना उच्चारित करेंगे तो वो दीर्घ उ में बदल जाएगा। तो दो से ज्यादा उच्चारण किसका होगा? दीर्घ उ का होगा। आप उच्चारण करके देख सकते हैं। अगर ई का उच्चारण आप करोगे तो दो मात्राओं के बाद वो आपका दीर्घ उच्चारण हो जाए।
तो दीर्घ ही तो प्लुत में गया है, इसी प्रकार दीर्घ ऊ भी प्लुत में। क्योंकि री हम लघु रूप में, ह्रस्व रूप में हम हिंदी में पढ़ते हैं, दीर्घ रूप में नहीं पढ़ते, तो इसका उच्चारण भी प्लुत हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। के बाद ए का उच्चारण आप करोगे तो ए का उच्चारण आपका प्लुत में परिवर्तित होता है। उसी प्रकार ए का उच्चारण प्लुत में परिवर्तित होता है। और औ का भी कर सकते हैं, और औ का भी, और औ दोनों का कर सकते हैं। अब इनकी संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम अपने विकल्प में देखें, प्रथम विकल्प में 5 है, ये नहीं होगा। दूसरे में 7 है, यह भी नहीं होगा। तीसरे में 8 है, हमने अभी देखा, तो विकल्प 8 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलो, अगला आता है द्विगुण व्यंजन की संख्या। अब सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि द्विगुण क्या होता है। द्विगुण अर्थात द्वि मतलब दो, गुण मतलब गुणा, अर्थात जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है। अब व्यंजन किस प्रकार से दुगना समय लगता है हम देखेंगे। हमने व्यंजन पढ़े थे, एक उच्चारण परिवर्तन के आधार पर उच्छिप्त, जिन्हें हमने ताड़न जात भी कहा था, वो है तो। अब इनका उच्चारण करोगे तो इसके उच्चारण में, इन दोनों के उच्चारण में, इसके उच्चारण में अंतर है। आप इसका उच्चारण करोगे तो सामान्यतः कहोगे ड, इसका उच्चारण करोगे तो बोलोगे अड़। तो जैसे ही आपने इसका बोला अड़, तो इसका उच्चारण इससे दुगने समय में हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, द्विगुणी व्यंजन भी इनको कहा जाता है। नीचे जो चिन्ह लगा हुआ है, जो हमें बिंदी का जैसा दिख रहा है, इस चिन्ह को हम बोलते हैं ताड़न जात। तो ये जो उच्छिप्त व्यंजन है, जिनका हमने हिंदी में विकास किया है, इनका जो चिन्ह है वो ताड़न जात है, तथा सामान्य ड की तुलना में इसका उच्चारण में दुगना समय लगने के कारण इनको द्विगुणी व्यंजन कहा जाता है। चूंकि इनकी संख्या कितनी है, 2 है। तो अब हम देखेंगे इसके विकल्प में, प्रथम अ में हमें मिल रहा है 2, तो इसका विकल्प अ उत्तर इसका सही होगा। अगला देखते हैं हम, तालु और जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार होते। अब तालु और जीवा अर्थात जीवा के आधार पर हम 2 भागों में इसका वर्गीकरण कर। एक तो जीवा की सक्रियता के आधार पर, अर्थात क्रियाशीलता के आधार पर। क्रियाशीलता के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इसके 3 वर्गीकरण होते हैं। इसे क्रियाशीलता भी कह सकते हो और आप सक्रियता भी कह सकते हो। अर्थात जीवा का वह भाग जो अधिक सक्रिय होता है स्वर वर्ण के उच्चारण में। अर्थात यदि अग्र भाग अधिक सक्रिय है तो अग्र, मध्य भाग अधिक सक्रिय है तो मध्य, और पश्च भाग अधिक सक्रिय है तो पश्च। ये होता है क्रियाशीलता के आधार। एक आता है जीवा की स्थिति, इसको कई जगह तालु भी बोला जाता है। मूलतः ये जीवा और तालु की स्थिति के आधार पर। अब जीवा की तालु की स्थिति के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत, 4 वर्गीकरण का तालु और तालु की स्थिति के आधार। अब यहां हमारा प्रश्न सीधा सा दिया हुआ, सीधा प्रकार पूछे गए। तो संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत 4 प्रकार है। प्रथम विकल्प में 3 दिया हुआ है तो यह गलत।
दूसरे ब विकल्प में 4 दिया हुआ, तो ये क्या हो गया, उत्तर सही हो। अब थोड़ा मैं इसको और आगे बता दूं, ये जो क्रियाशीलता के आधार पर और ताल्लुक स्थिति के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है, इसको आप एक छोटा सा चार्ट है, उसको आप अगर देखोगे और उसको समझ लोगे तो इसको निश्चित रूप से समझ सकते हो। यहाँ संवर्त का अर्थ होता है संकड़ा, अर्थात जीवा का मुख में ऊपर उठकर तालु के पास जाकर चली जाती हैं, जिससे प्राणवायु निकलने का जो मार्ग है वो संकड़ा हो जाता है। उस संकड़े होने के उपरांत जिन स्वर वर्णों का उच्चारण होता है वो संवृत होते हैं। अर्ध संवृत अर्थात वो जीभ ऊपर की तरफ तो जाती है लेकिन थोड़ी कम जाती है, तो कुछ कम संकड़ा होता है, थोड़ा खुला रहता है, इसे कहते हैं अर्ध संवृत। एक स्थिति आती है विवृत, जब हम जीभ अपने तल में ही बनी रहती हैं और स्वर के उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, तो वो विवृत। और जीभ तल से हल्की ऊपर उठती है तो मुख पूरा की जगह थोड़ा कम खुलता है, तो उन्हें कहते हैं अर्ध विवृत। जैसे हम कभी किसी बच्चे को दिखाने जाएं, डॉक्टर अगर उसका मुंह देखना चाहे तो वो एक ही स्वर का उच्चारण कराए, क्योंकि मुंह पूरा खुलवाना है उसको, तो वो बच्चे को बोलेगा बोलो आ, जैसे आप बोल के देखोगे, आ खोलती, जीभ नीचे की तरफ गई तल की ओर और मुख पूरा खुला। इसको आप एक चार्ट से भी समझ सकते हो, एक सीधा सा आप चार्ट बना सकते हो इस प्रकार से। इस चार्ट को आप बांट सकते हो, यहाँ अग्र, मध्य और पश्च। फिर इधर आप ले सकते हो संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत। अब मैं यहाँ अर्ध की जगह 1/2 लिखा है, थोड़ा आप समझ लें, विवृत। अब जैसे ही हमें बात करते हैं कि डॉक्टर बच्चे से विवृत के बारे में मुंह करवाने के लिए, पूरा खुलवाने के लिए आ बुलाता है, तो आ हमने यहां डाल दिया आ। एक हमें ध्यान रखना चाहिए, अ होता है मध्य। उसके बाद हम इनको बांट देते हैं, ई, ई, री, ऊ, ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये पूरी सारणी बन गई। इस सारणी से हम क्रियाशीलता के आधार पर भी इसका निर्धारण कर सकते हैं, जीव और तालु की स्थिति के आधार पर भी कर सकते हैं। अगर हमें पूछे कि अग्र में कौन से हैं, ई, दीर्घ ई, री, ए, आई, मध्य में अ, पश्च में उ, दीर्घ उ, ओ और औ और आ, ये तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। इधर से देखो संवृत में ई, री, उ और ओ, अर्ध संवृत में ए और ओ, अर्ध विवृत में आई, अ और औ, और विवृत में आया आ। अब इस प्रकार के प्रश्नों का निर्धारण हम इससे कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये वर्गीकरण आपको भली भांति समझ आया होगा, और आगे भी इस प्रकार के प्रश्नों का हल करते हुए आप इसको ध्यान में रखोगे तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न हल होने में बहुत ही कारगर और सहायक साबित हो। आगे चले। अब आया निम्न में से कौन सा समूह अघोष व अल्प प्राण दोनों हैं। तो हम पहले ये ध्यान रखना है कि अघोष को लिख लेना है, अघोष, फिर सघोष, फिर अल्प प्राण और महाप्राण। पूर्व के प्रश्नों में भी हमने इनकी चर्चा की थी, लेकिन आपको जब भी कोई प्रश्न हल करो तो इस प्रकार से करने की कोशिश करना, जिससे कि हमारा ज्ञान जो हमने सीखा है वो स्थायी भी हो सकता है और प्रश्नों को हल करने में किसी प्रकार का द्वंद्व भ्रांति अपने मस्तिष्क से हट सकती है। अघोष के अंतर्गत हमारे पास थे पहला, दूसरा,
स और स। के बाद सगोश में था तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, अ। अल्पप्राण में था पहला, तीसरा, पांचवा, य, र, ल, व। महाप्राण में था दूसरा, चौथा, च, स, स और अ। अब इसको साथ लेते हुए जब आप इसका वर्गीकरण करने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा क जो था प्रथम है तो क्या है, अघोष है। साथ ही साथ क अल्पप्राण है, अल्पप्राण भी है क को आप देखोगे क क्या है, अघोष और अल्पप्राण। एक नंबर पर था अपने वर्ग का, तो अघोष भी है और अल्पप्राण भी है। तो अघोष भी है और अल्पप्राण भी है। प अपने वर्ग का प्रथम था, तो चूंकि अघोष में प्रथम आता है, अघोष भी है, अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का प्रथम आता है, अल्पप्राण भी है। तो ये चारों ऑप्शन अघोष भी है और अल्पप्राण भी। लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना है, आगे वाले ऑप्शनों का भी परीक्षण करते हुए आगे बढ़। यहाँ क देखा अल्पप्राण है, अघोष है, लेकिन ख क्या आया, 2 नंबर महाप्राण में आया। अघोष तो है लेकिन महाप्राण हो गया, तो ये ऑप्शन गलत। आगे हमें देखने की और अधिक आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप इसका जब रिवीजन करो तो मैं ये चाहता हूँ आप प्रत्येक वर्ण का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना, जिससे कि आपका ज्ञान का स्थायित्व जो होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। यहाँ भी क अल्पप्राण अघोष है, यहाँ ग 3 नंबर पर सगोष आ गया तो ये भी नहीं होगा। यहाँ ग फिर सगोष में आया तो ये भी, तो हमारा उत्तर हुआ अ। आप समझे, इस प्रकार से इनको हल करना है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न व्यंजन वर्णों को उनके वर्ग से सुमेलित कीजिए। फिर वही उसी प्रकार का प्रश्न है। आपको ध्यान रखना है कि अघोष कौन सा था, सघोष कौन सा है, अल्पप्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है। मैं इनके आगे ही आपके लिख देता हूं अघोष और सघोष का। अघोष कौन से थे, पुनः रिवीजन हो रहा है। पहला, दूसरा, स। सघोष में आया तीसरा, चौथा, य, र, ल, व, ह। अल्पप्राण के अंतर्गत आया पहला, तीसरा, पांचवा, य, र, ल, व। महाप्राण के अंतर्गत आया दूसरा, चौथा, स और ह। अब मिलान करते हैं। ज अपने वर्ग का तीसरा है, तीसरा है, तो ज क्या हुआ, यहां मैं देखता हूं तीसरा सघोष के अंतर्गत आ रहा है, तो ज क्या है, सघोष। झ इसके अंतर्गत आ रहा है, अलग अलग मिलान करना है अपने को। पहले अघोष और अघोष को देखते हैं सारा और सघोष को देख। यहाँ अघोष, ज तीसरे के अंतर्गत आया तो ज हुआ सघोष। ज चौथे के अंतर्गत आया तो झ क्या हुआ, सघोष। के बाद यह पंचम के अंतर्गत आया तो पंचम के अंतर्गत जाता है, यहाँ मैंने पंचम लिखना भूल गया, यहाँ पंचम वर्ण, तो वो भी जाता है सघोष। अर्थात तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष। यहाँ ऑप्शन में हम देखते हैं यहाँ सघोष, तो इसका मिलान होगा सघोष। के बाद हम देखते हैं प, यहाँ साथ में हम अल्पप्राण और महाप्राण भी लिख लेते हैं, जिससे कि
अगले वर्णों का वर्गीकरण में हमें कोई समस्या नहीं है। प 1 नंबर पर है, अघोष है प, और प इधर अल्पप्राण भी है। प 2 नंबर पर है, यहाँ अघोष है और फ महाप्राण है। यहाँ स हमने 3 स देखे, स स स, तालव्य स है ये, मूर्धन्य और दंतव्य। यहाँ स कौन सा था? ये तालव्य। ये स किसके अंतर्गत है? महाप्राण के अंतर्गत। स किस में आया? महाप्राण के अंतर्गत। अब प और फ तो क्या था? अघोष था और अल्पप्राण था। चारों एक स चला गया महाप्राण, अर्थात तीनों के ऑप्शन एक में नहीं आ रहे हैं, ना ही अघोष में, ना ही अल्पप्राण और ना ही महाप्राण के अंतर्गत आ रहे हैं। अब हम देखेंगे, देखो कि प अघोष के अंतर्गत था, फ अघोष के अंतर्गत था और स महाप्राण के अंतर्गत आ रहा है, और यहाँ स अघोष के अंतर्गत आ रहा है। इधर महाप्राण भी था और इधर अघोष और महाप्राण दो। ये तीनों ऑप्शन हमें कहाँ मिले? अघोष के अंतर्गत मिले। तो हम इसको यहाँ मिलान करेंगे। के बाद अल्पप्राण और महाप्राण के दृष्टिकोण से लेंगे तो हम इसको भूल जाएंगे, सघोष और अघोष को। इसको एक बार अब छोड़ दो। पहले हमें चारों को साथ लेना था, अब इन दो को। क प्रथम है तो अल्पप्राण, स प्रथम है अल्पप्राण, स भी अपने वर्ग का प्रथम है तो अल्पप्राण का मिलान हुआ। शेष बचा प, फ, भ और ह। दूसरा, चौथा और ह किसमें आता है? महाप्राण के अंतर्गत। अब हम मिलान कर सकते हैं। 1 नंबर ए जिसे माना, वो 1 नंबर किस में गया? 2 में। यहाँ भी 2 ऑप्शन है और यहाँ भी 2, इनको हम काट सकते हैं। फिर 2 नंबर जो कि बी है, वो है 1 नंबर अघोष। 2 नंबर बी, तो यहाँ 3 आया तो ये भी क्या हो गया? विकल्प अशुद्ध। यहाँ 1 आया, तो अब आगे मिलान कर सकते हो तीसरा और चौथा। तो अगर हम देखें, इस प्रश्न को बड़ा ही अच्छा प्रश्न था और विश्लेषण करने वाला प्रश्न था, तो इसका आंसर हुआ द। आपके सामने पूरा वर्गीकरण भी किया हुआ था, आप निश्चित रूप से इसको देख सकते। आगे बढ़ते। असुमिलित युग्म है। अब यहाँ जो तालव्य, कंठोस्तीय, कंठीय और दंतोस्तीय जो पूछा गया था, ये उच्चारण स्थान के आधार पर पूछा गया है। उच्चारण स्थान पर हम देखते हैं कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ्य के आधार पर वर्गीकरण कर। क वर्ग आता है कंठ में, स्वरों में अ और आ आता है कंठ में, के बाद विसर्ग आता है कंठ। अगला तालव्य, स वर्ग आता है तालव्य में, के बाद ई व ई आता है तालव्य में, के बाद य और स आता है तालव्य। मूर्धन्य में त वर्ग आता है, री आती है ह्रस्व, के बाद र और स आता है। दंतव्य में त वर्ग आता है,
के बाद ल और स आता है। ओष्ठ में प वर्ग आता है, के बाद स्वरों में उ आता है, ये आता है अपने पास ओष्ठ में। अब हम देखते हैं पहला स किसमें था? तालव्य में। च वर्ग का है तो भी किसमें था? तालव्य में। ई जो स्वर है वो भी तालव्य। इस ऑप्शन का मिलान हो रहा है, लेकिन हमें आगे देखने भी जरूरी है। ए और आई, यहाँ ए जो है वो बना है अ और ई वर्ण से। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का तालव्य। तो अ को हम कंठ तालव्य कहते हैं। अब यहां ऑप्शन में क्या आया? कंठोष्ठी। अब यहां आ, ग और घ कंठ में आया। आ, घ और घ कंठ के अंतर्गत आया है। क वर्ग में क, ख, ग, घ यहाँ दोनों कंठ के अंतर्गत आ रहे। आ भी किसके अंतर्गत आ रहा है? क्योंकि यहाँ घ प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण यहाँ ध होना चाहिए था, यह घ जैसा दिख रहा है, यह ध था। ध किसके अंतर्गत आता है? त, थ, द, ध, ये ध दंतव्य के अंतर्गत आता है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। के बाद व और फ, यहां प्रश्न दिया हुआ है असुमिलित युग्म। सॉरी, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया था। असुमिलित युग्म है। तो तालव्य क्या है? सुमेलित है। इसी प्रकार यहाँ कंठ तालव्य होना चाहिए था, यहाँ कंठ ओष्ठी है, ये सुमेलित है। के बाद अ कंठीय के अंतर्गत है, ग कंठीय के अंतर्गत है, घ कंठ के अंतर्गत है, ये सुमेलित है। व और फ, ये फ है अरबी फारसी आगत, ये दोनों आते हैं दंतोष्ठीय के अंतर्गत, ये सुमिलित है। प्रश्न था अपना असुमिलित, अर्थात प विकल्प है वह असुमिलित। थोड़ा सा मैंने पढ़ते हुए देखा, सुमिलित का प्रश्न होना चाहिए था, उस हिसाब से मैं वर्गीकरण करा रहा था, लेकिन प्रश्न था असुमिलित युग्म। आपके सामने है और ये पूरा वर्गीकरण आपके सामने है। ये वर्गीकरण भी निश्चित रूप से आपके अध्ययन के लिए कारगर होगा। मेरा ये प्रयास है कि मैं आपको प्रश्न हल करवाते समय वर्गीकरण भी साथ में कराऊं, जिससे कि आपके ज्ञान की पुनरावृत्ति हो सके। आगे चल, निम्न में से किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग नहीं हुआ है? अब अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक एक होता है निरानुनासिक, एक होता है अनुस्वार। हमने देखा कि अनुस्वार दो वर्ण थे हमारे पास, इनको हमने मूल स्वरूप में ना मानते हुए अयोग वाह कहा था, अर्थात बिना योग के अपने को वहन करते हैं, अपने शब्दों के साथ मिलते हैं, अर्थात वर्णों के साथ, स्वरों के साथ मिलकर के शब्दों का निर्माण करते हैं। इसको हम कहते हैं अनुस्वार। और अनुनासिक और निरानुनासिक का वर्गीकरण यह है कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती हैं, उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। अनु मतलब पीछे, नासिका का मार्ग, अर्थात नासिका के मार्ग का अनुसरण कर लेती हैं प्राणवायु, वो सारे होते हैं अनुनासिक। यहाँ अनुनासिक का चिन्ह है चंद्र बिंदु, और यह प्रत्येक स्वर के साथ लगा करके
अनुनासिक बनाए जाते हैं। अर्थात स्वरों की संख्या 11 थी, तो अनुनासिक भी कितने होंगे? 11 तरीके से बनाए जाते। और बाकी सभी जो स्वर हैं मूल रूप में वो सारे क्या हैं? निरानुनासिक। अब एक इसके संबंध में मूल चीज ये है, यदि किसी वर्ण पर शिरोरेखा के ऊपर कोई चिन्ह लगा हुआ है तो ये अनुनासिक है, वो अनुस्वार जैसा ऐसा प्रयोग होता है। जैसे कि ए है, ए के साथ अनुनासिक का प्रयोग करना है तो हम इस प्रकार का चिन्ह अनुस्वार जैसा लगाएंगे, लेकिन वह अनुनासिक ही होगा। अब देखते हैं यहाँ सामने दिख रहा है हमें चांद, यह अनुनासिक का प्रयोग यहाँ हुआ है। ईंट, यहाँ ऊपर एक चिन्ह दिख रहा है दीर्घ ई का, तो इसके लिए यहाँ अनुनासिक की जगह अनुस्वार जैसा चिन्ह लगाया, लेकिन यह है अनुनासिक। इसी प्रकार गोंद, यहाँ भी अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु है, लेकिन प्रयोग अनुनासिक की तरह दिख रहा है, लेकिन है अनुस्वार जैसा दिख रहा है, लेकिन अनुनासिक है। लेकिन यहाँ कंचन में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार का हुआ अर्थात अनुनासिक का प्रयोग नहीं है, तो यह विकल्प उत्तर हमारा सही होगा। समझे होंगे आपने? अनुनासिक, निरनुनासिक और अनुस्वार का वर्गीकरण भी आपने इस प्रश्न के साथ देखा। अगला प्रश्न है, अल्प प्राण वर्णों में सम्मिलित नहीं है। हमने ये देखा अल्प प्राण वर्ण पहला, तीसरा, पांचवा, य, र, ल, व। क प्रथम है, अल्प प्राण है। स प्रथम है, अल्प प्राण है। त प्रथम है, अल्प प्राण है। तो यह अल्प सम्मिलित नहीं है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा, अर्थात ये अल्प प्राण है। यहाँ तीनों पंचम वर्ण आए हैं, तीनों पंचम वर्ण सारे के सारे अल्प प्राण होते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं है। के बाद त वर्ग का दूसरा है, त वर्ग का दूसरा है, तो दूसरा अल्प प्राण में नहीं आता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यह अल्प प्राण में है। ल अल्प प्राण में है। त वर्ग का तीसरा वर्ण है, यह अल्प प्राण में, अल्प प्राण वर्णों में सम्मिलित नहीं है, यह अल्प प्राण के अंतर्गत आ रहा है। यह आ रहा है, देखो अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा, यर लव। महाप्राण दूसरा, चौथा, स, स और ह। तो पहला सम्मिलित है, के बाद दूसरा पंचम में आ रहा है तो सम्मिलित है। यह आ रहा है, ल आ रहा है, ट, थ, द, ध, न। ये तीसरा है, ये आ रहा है, ये भी अल्प प्राण है। यहाँ देखो त, थ 2 नंबर है, थ किस में गया? महाप्राण के अंतर। के बाद ध, द, ध 4 नंबर पर, यह भी महाप्राण के अंतर्गत। प वर्ग का दूसरा है तो महाप्राण के अंतर्गत। तो यह ऑप्शन है वो क्या है? महाप्राण है। बाकी अ विकल्प, ब विकल्प और द विकल्प अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, और स विकल्प है वह महाप्राण के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। संघर्षहीन व्यंजन है, अर्थात उच्चारण स्थान के आधार पर हम इनको स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, संघर्षहीन रूपों में अलग अलग बांटते हैं। संघर्षहीन के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो अंतस्थ व्यंजन हैं य, र, ल, व,
इनको अंतस्थ अर्थात यह स्वर और व्यंजन के मध्य का स्वरूप इनका माना गया है कि ये पूर्णतः स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, इसलिए स्वर नहीं है, और व्यंजन की तरह एकदम पूर्ण रूप से बाधा सहित उच्चारित भी नहीं होते, इसलिए पूर्णतः व्यंजन नहीं, इसको अंतस्थ व्यंजन कहा गया। इनमें से यह और वह का जब हम उच्चारण करते हैं तो पूर्णतः संघर्षहीन उच्चारण होता है। आप करके देखो, यह और वह, तो यह संघर्षहीन है, यह भी संघर्षहीन और वह भी संघर्षहीन। यहाँ ल ऑप्शन नहीं होगा, र भी नहीं, स भी नहीं, तो यह हुआ, तो संघर्षहीन व्यंजन हुए यह। आगे चलते हैं। शब्दकोश में विसर्ग का स्थान है। अब हमारे कुछ प्रश्न कई बार शब्दकोश के अनुसार प्रश्न भी आते हैं कि शब्दकोश में कौन सा क्रम शब्दकोश के अनुसार प्रथम आएगा, अंतिम आएगा, या फिर शब्दों का क्रम लगाना आता है, तो हमें शब्दकोश को देखना भी आना चाहिए। शब्दकोश के अंतर्गत प्रथम स्वरों में जो शब्द आते हैं वो अनुस्वार से जुड़े। 2 नंबर पर जो आते हैं वह चंद्र बिंदु वाले शब्दों से शुरू होता है। 3 नंबर पर जो आता है वह विसर्ग आता है, फिर अस्वर। तो यहाँ पूछा है शब्दकोश में विसर्ग का स्थान है, तो 1, 2 और 3, कौन सा स्थान है? तीसरा, अर्थात तृतीय स्थान। शब्दकोश में विसर्ग का स्थान हो गया तृतीय। अगला है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखो, अकंठ्य ध्वनि है, हमने पहले वर्गीकरण करके देखा था, अकंठ्य ध्वनि है, यह सही है। स्वर अघोष ध्वनियां होती हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष। आप स्वरों का उच्चारण करोगे तो आपको अपने गले में कंपन प्रतीत होगा, उच्चारण करके आप देख सकते हो। उसी प्रकार सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण भी होते। सभी स्वर अल्प प्राण भी होते हैं। तो यहाँ विकल्प में आया अघोष, तो यह क्या है? गलत ऑप्शन है। आगे भी हम देख सकते हैं, ऊ ओष्ठीय ध्वनि है, ओष्ठ के माध्यम से होता है। क स्पर्श व्यंजन है, क स्पर्श व्यंजन है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? ब कथन गलत है। इसका आंसर हुआ, उत्तर हुआ ब। अगला देखो, इनमें से किस विकल्प में सभी ध्वनियां दंती है अर्थात दंतव्य है? हमने पीछे भी वर्गीकरण किया था, क, च, ट, त और प। का वर्ग किस में आया? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के अंतर्गत आया। अब यहां देखते हैं, त दंत, थ दंत, च दंत, सभी ध्वनियां। यहाँ त, थ, द, लेकिन स क्या है? मूर्धन्य। यहाँ द, ध, ह क्या है? कंठीय। यहाँ स तालव्य। यह स तालव्य कंठ से आती है, अली जीवा बोला जाता है, मूर्धन्य है, और यह क्या है? दंतव्य। तो अपना उत्तर हुआ अविकल्प, अर्थात इनमें से किस विकल्प में सभी ध्वनियां दंतीय हैं? वह अविकल्प है, त, थ और। अगला देखते हैं, इनमें से किस विकल्प में कोई भी वर्ण घोष नहीं है? यहाँ घोष का तात्पर्य है सघोष। यहाँ घोष से अर्थ लिया गया है सघोष। सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा के बाद य, र, ल, व और ह, ये आए। तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, ह। अब यहाँ देखते हैं, और सभी स्वर सघोष होते हैं। अभी अपने पूर्व प्रश्न पर भी ये चर्चा की थी, सभी स्वर। यहाँ अ
सगोश है। ज स वर्ग का तीसरा है, सगोश है। ध चौथा है, सगोश है। तो प्रथम दृष्टि से ये दिख रहा है। अब अगला देखेंगे। ब में ग सगोश है। त अपने वर्ग का प्रथम है जो कि अघोष है, ये ऑप्शन नहीं होगा। का भी अपने वर्ग का प्रथम है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। के बाद स भी अपने वर्ग का प्रथम है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो विकल्प अ इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला चलते। इनमें से किस विकल्प में सभी वर्ण तालव्य हैं? तालव्य हमने देखा, कंठ में क वर्ग आया था, तालु में स वर्ग आया था, और अंतस्थ व्यंजन में य, और फिर उसमें स आया था यहाँ। और उसके बाद स्वरों में ई व ई था। उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ ई है, ज है, और स भी तालु के अंतर्गत आ रहा है। प्रथम दृष्टि ये दिख रहा है। ब विकल्प को देखें तो उ ओष्ठ में आता है। यहाँ देखें तो त भी आगे चला जाता है तंतीय में। यहाँ प ई तालु में है, लेकिन ब क्या चला गया? ओष्ठ में चला गया। तो इसका विकल्प अ उत्तर इसका सही हो। अगला देख। इनमें से संघर्षी वर्ण कौन से हैं? अब पहले भी मैंने चर्चा की उच्चारण स्थान के आधार पर। वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुखावयव के इतने नजदीक चली जाती हैं कि हवा ग्रसन करते हुए निकलती हैं, अर्थात संघर्ष करते हुए बाहर निकलती हैं, उनको संघर्षी कहते हैं। इनको साथ में हम अध्ययन सुविधा में उनको उसमें भी कहते हैं। अब कौन से हुए? च च च ये और हा। तो यहाँ देखो 3 नंबर विकल्प स में क्या आ रहा है? स। तो इसका संघर्षी वर्ण कौन से हो गए? स ऑप्शन इसका उत्तर सही हो गए। किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? अगला प्रश्न लेते हैं। इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? क वर्ण, ह वर्ण तथा अ व आ कंठीय वर्ग माने गए। अपने अपनी देखा था, कंठ के माध्यम से हुआ था। ह का भी उच्चारण स्थान देखा था पीछे। तो यह सही है। समस्त स्वर अघोष हैं। समस्त स्वर अघोष है। अभी अपने चर्चा की थी, सभी स्वर क्या है? सघोष हैं। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। स वर्ग के स्पर्श संघर्ष भी कहते हैं। हाँ, स वर्ग का च छ ज झ ये सब क्या स्पर्श संघर्ष? स्पर्श भी होता है और इनके उच्चारण में संघर्ष भी होता है। ड और ढ और ढ को उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ये तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। तो अपना उत्तर हो गया विकल्प प। इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? विकल्प ब गलत है। समस्त स्वर अघोष वर्ण ये गलत है, क्योंकि सभी स्वर सघोष होते हैं। अगला है इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन गलत है? एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सवर्ण स्वर कहलाते हैं। दूसरा, अ व उ व दीर्घ उ परस्पर सवर्ण स्वर हैं, और औ भी सवर्ण स्वर हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के दो भेद किए जाते हैं। अब देखो, एक ही स्थान से उच्चारित हो रहे हैं, अर्थात जैसे कि कंठ से उच्चारित अ हो रहा है और आ हो रहा है, तो ये क्या है? सवर्ण है। जैसे ई और ई तालु से उच्चारित होते हैं, यह भी स्वर्ण है। इनको स्वर्ण भी कहते हैं और सजातीय भी कहते हैं। इसमें उ व दीर्घ ओ भी है। ये अर्थात 3 जो वर्ग हैं, यह सवर्ण व सजातीय।
अगला ब, उ व दीर्घ उ परस्पर स्वर्ण, सवर्ण स्वर है। ओ और औ ये स्वर्ण नहीं, अर्थात इनको विजातीय कहा जाता है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ दो रूपों में इनको बांटा गया है। ये भी ऑप्शन सही है। तो अपना उत्तर हुआ विकल्प स, यह है वो कथन सही नहीं है। भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो स्वतः उच्चारित होती है अर्थात जो स्वतंत्र होती हैं, जिनके उच्चारण में किन्हीं अन्य की सहायता नहीं ली जाती, वो हम किसके मानते हैं? स्वर। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प द। अब आता है हिंदी के मूल वर्णों में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? अब अल्प प्राण पूछा है, हमें पता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, फिर य, र, ल और व। अब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, एक वर्ग में कितने हो गए? 3, दूसरे में भी 3, तीसरे में भी 3, चौथे में भी 3 और पांचवें में भी 3। तो ये वर्गीय व्यंजन कितने आ गए अपने पास? 15। 5 वर्ग थे, प्रत्येक वर्ग से 3-3 थे, तो हमारे पास 15। और उसके बाद हमने पास है 4, य, र, ल, व, अर्थात यहाँ कितने हो गए? 19 हो गए। और चूंकि यहाँ पूछा है वर्णों की संख्या, वर्णों में व्यंजन भी होते हैं और स्वर भी होते हैं। व्यंजन तो 19 थे और फिर 11 स्वरों को इसके साथ जोड़ देते हैं, तो हमारे पास आगे संख्या 30 की संख्या। अब इसके विकल्प में सविकल्प में आ रहा है 30, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा स। 30 वर्ण हैं मूल जो कि अल्प प्राण होते हैं। आगे चल, अगला प्रश्न है इसी प्रकार का है, इसमें सगोश पूछा गया है। हिंदी के मूल वर्णों में सगोश वर्णों की संख्या कितनी है? अब सगोश में हमने देखा तीसरा, चौथा, पांचवा और उसके बाद हमारे सामने आता है य, र, य, र, ल, व, ह। तो ये प्रत्येक वर्ग में 3 थे, तो 5 वर्ग थे तो 15 ये हो गए। के बाद 4 अंतस्थ व्यंजन, एक ह, तो 5 ये हो गए। हमारे पास संख्या आई पी। व्यंजन तो कितने आ गए? 20। और स्वर भी क्या होते हैं? सभी सगोश होते हैं। तो 11 स्वर जोड़े तो कितने हो गए? 31। 31 हमारा ब विकल्प में आ रहा है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हो गया ब 31। आगे चले। ह अरबी फारसी आगत वर्ण का उच्चारण स्थान है। का उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ। अरबी फारसी आगत वर्ण का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। जिस प्रकार व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ माना गया है, उसी प्रकार अरबी फारसी आगत वर्ण का उच्चारण स्थान भी दंतोष्ठ है। एक चीज इससे संबंध में थोड़ी और बता दूं कि वर्तमान में हिंदी भाषा में मानक वर्णों में 3 अरबी फारसी वर्णों को सम्मिलित किया गया है, जो कि है प, ज और अ। ये 3 को मूलतः अभी वर्तमान में सम्मिलित किया, लेकिन प्रारंभ में इनको जो स्थान दिया गया था वो राजा शिव प्रसाद सिंह, जिन्हें हम सितारे हिंद भी कहते हैं, उन्होंने 5 वर्णों को, जिसमें का और ह भी सम्मिलित थे, इन सब को अरबी फारसी आगत वर्ण के रूप में हिंदी में माना था। लेकिन वर्तमान में ये 3 वर्ण ही सम्मिलित हैं। अगर कभी प्रश्न आए तो इसका विशेष ध्यान रखना। इनको आगत वर्ण भी कहते हैं, मेहमान भी कहते हैं, गृहित भी कहते हैं। और कई बार तो प्रश्न यहाँ भी पूछ दिया जाता है
कि हिंदी में विदेशी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ये भी ऑप्शन यही 3 होंगे। इस संबंध में कुछ और प्रश्न बन रहे थे, वो भी अपने चर्चा कर ली। ये उसी प्रकार का प्रश्न है, तीनों अरबी फारसी आगत है। ख ज फ के संबंध में असंगत कथन है, उच्चारण पर्यटन के आधार पर संघर्षी हैं। जो ये आगे की तरफ जो ये बिंदु जैसा चिन्ह दिख रहा है, इसे हम नुक्ता बोलते हैं। जब नुक्ता का प्रयोग हो जाता है तो इनका उच्चारण संघर्ष के साथ होता है, जैसे ह ज ह, तो ये संघर्षी हैं। ख अघोष और ज सघोष हैं, ये भी सही है। ज महाप्राण है, यहाँ ज क्या है, अल्प प्राण है। ज क्या है, अल्प प्राण, ये असंगत है। ख और फ अल्प प्राण है, ये अरबी फारसी आगत ध्वनि है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ त। आगे चल, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अभी चर्चा की थी कुछ प्रश्न में पहले हमने। स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि, स्वर के साथ आने वाली ध्वनि, व्यंजन के बाद आने वाली, अर्थात जो अनुस्वार हैं जिन्हें हम अयोगवाह कहते हैं, उनका प्रयोग सदैव स्वरों के बाद किया जाता है और वो नासिकीय रूप में होती हैं। अतः इसका विकल्प अ इसका उत्तर हुआ। अगला लेते हैं, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई? इसके कई प्रश्न बनते हैं। अभी यहाँ मूलतः, तो हम देखते हैं मूल स्वर कितने थे, 11। मूल व्यंजन कितने थे, 33। अब इन व्यंजनों में 4 संयुक्त भी जोड़े जाते हैं, संयुक्त व्यंजन। 2 अयोगवाह भी होते हैं, 2 उच्छिप्त भी होते हैं, जिन्हें हमने ताड़न जात और द्विगुणी भी कहा था। तो ये मिलकर के हमारे पास आते हैं संयुक्त, अयोगवाह और उच्छिप्त, ये हो गए 8 हमारे। 8 ये हुए। उसके बाद एक अभी हाल ही में जोड़ा गया है, जिसे हम कहते हैं विशिष्ट व्यंजन। हड़ जिसका उच्चारण है, मैं आपके सामने लिख देता हूं। ये हाल ही में जोड़ा गया है, मानक हिंदी वर्णमाला में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये एक और हमारे सामने, तो ये कितने हो गए हमारे सामने आए, 9। मूलतः ये 9 आए। के बाद हमारे सामने आते हैं ये 9 व्यंजन, ये हो गए। मूल व्यंजन 33 थे, इनको हम जोड़ते हैं तो 33 ये व्यंजन हमारे सामने आए। अब जब 33 व्यंजनों को हम देखते हैं, संयुक्त व्यंजन 33 ये थे। के बाद अयोगवाह जो थे, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्त, 2 उच्छिप्त, 8 और 1 9। 33 और 9 कितने हुए, 2 1 4, 42, 42 हुए। और मूल कितने हमारे पास आ गए, 11। 42 और 11 कितने हो गए, 53। अर्थात स्वर और व्यंजन जिन्हें हम वर्ण कहते हैं, उनकी संख्या हमारे पास कितनी आई, का विकल्प द अर्थात 53 हो गई। अगर प्रश्न इसका कई तरीके से पूछा जा सकता, मूल स्वर पूछे तो 11, मूल व्यंजन पूछे तो 33, और हिंदी में व्यंजनों की संख्या लिख करके ऐसा प्रश्न आ जाए कि संख्या, तो इसके अंतर्गत
हम इस 33 में 4 संयुक्त जोड़ेंगे, 2 उत्क्षिप्त जोड़ेंगे और 1 विशिष्ट जोड़ेंगे, तो हमारे पास संख्या आ गई 40। अर्थात अगर प्रश्न ये आए हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या तो 33, हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 40। और ये प्रश्न आए हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है, तो 40 ये हुए, 11 स्वर हुए और 2 अयोगवा हुए, अनुस्वार और, तो ये संख्या हुई 53। तो ये इस वर्णों को आपके सामने पूर्णतः विश्लेषित किया, जिससे कि आपके अध्ययन में और आगे सुविधा रहेगी। अनुनासिक ध्वनि, ये प्रश्न हमने पहले कर चुके हैं। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन, कथन 1 और कथन 2। कथन 1 बोल रहा है ह अनुनासिक वर्ण है, ह अनुनासिक वर्ण है, तो यह अनुनासिक वर्ण नहीं है। उ घोष वर्ण है, अर्थात उ सघोष है, यह सही है। अब आगे इसका प्रश्न आ रहा है, उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुन। कथन 1 अ कह रहा है कथन 1 व कथन 2 दोनों सत्य हैं, नहीं है, कथन 1 अशुद्ध है और 2 सत्य। दूसरा विकल्प कह रहा है कथन 1 व 2 दोनों असत्य हैं, यह भी नहीं है। स विकल्प कह रहा है कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है, यह भी नहीं है। द विकल्प में अंतर्गत कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है, विकल्प द इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते। एक प्रश्न और इसी प्रकार का है, जिससे कि आप पूर्णतः अपने आप का विश्लेषण करते हुए प्रश्नों को हल कर सको। कथन 1 कह रहा है र अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, हमने देखे य, र, ल और व, यार अंतस्थ है तो र अंतस्थ है। कथन 2 में है ई का उच्चारण स्थान तालु है, हमने पीछे काफी वर्गीकरण किया पिछले क्वेश्चनों, उसमें उच्चारण स्थान के आधार वर्गीकरण देखा भी था, आप पीछे जाकर के देख भी सकते हो, तो ई भी कथन सही है। अब उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्न विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है। कथन 1 व 2 दोनों सत्य, अ में ही इसका विकल्प उत्तर मिल गया हमें, अर्थात इसका उत्तर होगा विकल्प अ। आगे भी आप देखोगे तो एक में दोनों असत्य है, एक में कथन 1 सत्य है, दूसरे में कथन 1 असत्य, जो कि तीनों विकल्प असंगत है। निम्न में से कौन सी ध्वनियां अघोष हैं? अब यहां पूछा गया है अघोष ध्वनि। अघोष ध्वनि हमने देखी थी कि प्रथम, द्वितीय, स, स और स, अर्थात अब देखो भ कौन से में आता है, प, फ, ब और भ 4 नंबर पर आता है, तो सघोष है। ये क्या है, सघोष। ज, स, स, ज, स, स, ज 3 नंबर पर आता है, तो ये भी क्या है, सघोष। त 1 नंबर पर आता है, ये क्या है, अघोष। ये क्या है, अघोष। उसके बाद द न 5 नंबर पर आता है, तो ये भी क्या है, सघोष, सघोष। तो यहाँ विकल्प में हमें दिख रहा है प, 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 ह, ये 4 नंबर पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे पास अघोष में आ रही है पहली और दूसरी ध्वनि। तो यहाँ अगर हम भ को देखें तो ये हमारे पास सघोष में है, ज अघोष में है, त ज सघोष में है, त अघोष में है और न सघोष में। तो यहाँ देखा जाए तो विकल्प स के अंतर्गत ही
केवल अघोष ध्वनि आ रही है। तो यहाँ ऑप्शन में यहाँ अ7 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन चारों में ही गलती है। यहाँ अ को हटा दिया जाए तो केवल स विकल्प, तो यह ब। अगला, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ध उच्छिप्त वर्ण है, ध उच्छिप्त ताड़न जात है। म स्पर्श व्यंजन है, म स्पर्श व्यंजन है। ह अल्प प्राण है, ह को अल्प प्राण और महाप्राण में हमने माना था, ह को हमने महाप्राण के अंतर्गत माना था। ससंघर्षी है, ससंघर्षी है। तो कथन स अशुद्ध, कथन स। अगला चलते हैं, इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। संवृत स्वर नहीं है। हमने एक वो डायग्राम बनाया था, आपने देखा होगा। उसमें ई भी समृत था, दीर्घ ई भी था, ओ भी था, दीर्घ ऊ था। ए क्या था? समृत नहीं था। यह अर्ध समृत के अंतर्गत आता था। अगला विकल्प, हिंदी शब्दकोश के अनुसार किस विकल्प में शब्दों का सही क्रम है? अब शब्दकोश के अनुसार हमें इनका प्रथम, द्वितीय, तृतीय निकालना आना चाहिए। जैसे हम शब्दों का सर्वप्रथम वर्ण विच्छेद करेंगे। त अनुस्वार, त, आ, न और अ, संतान शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ। फिर सकल, सकल में स, अ, क, अ, ल और अ। के बाद शब्द है सचल, स, अ, स, अ, ल और अ। के बाद शब्द आता है सक्षम। तो स, अ, अब यहाँ संयुक्त व्यंजन है जो कि क, स और आ से बना है। क, स और आ, फिर म और आ। अब इनका मिलान करते हैं। प्रथम रूप में तीनों शब्दों में स है, तो यहाँ समान है। के बाद दूसरा वर्ण इसमें अनुस्वार है, फिर अ है, फिर अ है, फिर आ है। हमने शब्दकोश में देखा अनुस्वार का स्थान सर्वप्रथम आता है, तो ये शब्द हो गया प्रथम। फिर यहाँ तक ये तीनों बराबर हैं। फिर यहाँ क, च और क, तो सकल और सक्षम दोनों बराबर हैं। फिर यहाँ अ है और यहाँ स है, तो स से पहले शब्दकोश में आ आता है, तो ये 2, सक्षम 3 और सचल। अब इसको इसमें संतान 1 नंबर पर द विकल्प में और आ में है। सकल द विकल्प में है और आ में भी है। सचल अ में है लेकिन द में नहीं है, तो ये विकल्प अ उत्तर हमारा हो गया। अगला, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, इसी को भी उसी प्रकार देखना पड़ेगा। जो विग्रह करते हैं व्यक्त का, व, आई, क, त और अ। के बाद वरक, व, अ, र, अ, फिर क और अ। के बाद आता है वक्र, व, अ, क। फिर यहाँ जो र दिया हुआ है, विशेष ध्यान रखना, तीरों रेखा के नीचे जो र होता है वो स्वर सहित होता है,
और शिरोरेखा के ऊपर जो र लगा हुआ होता है वह स्वर रहित होता है। यहाँ स्वर सहित र है, क्योंकि क के साथ लगा है, क है स्वर रहित, तो हमने स्वर रहित क लिख दिया। फिर र, फिर आ। अगला है वर्ग। वर्ग व अ। अब ग के साथ र लगा हुआ है और उसका उच्चारण भी ग से पहले होता है, तो उसका स्थान भी वर्ण में पहले है और वो स्वर रहित है। फिर ग, फिर अ, ये हुआ इनका विग्रह। अब देखो पहले में व बराबर आ रहा है, दूसरे वर्ण में यहाँ ये 3 बराबर हैं, के बाद यहाँ र, यहाँ का और यहाँ र। तो इसके अनुसार यहाँ क पहले आता है, र बाद में, तो वक्र क्या हो गया, 1 नंबर पर। के आधार पर हम इनका आगे भी निर्धारण कर सकते हैं। जैसे ये 1 नंबर पर आया, फिर र और र 2 रह गए, र के आधार पर इनका विग्रह करें तो फिर अ और ग को देखेंगे, इस आधार पर इसका आगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ प्रसन्नता हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्र, विकल्प स का उत्तर होगा। शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है, के अनुसार भी उसी प्रकार से हम इसका विग्रह करेंगे तो हमारे सामने आएगा। देखो प्याऊ शब्द था, प, य, आ और उ। फिर प्रकंप्य था, प, र, अ, क, अ, म, य और अ। फिर पल्लवन में प, ल, अ, व, अ, न और अ। इस प्रकार से पल्लवन का वर्ण विच्छेद हुआ। उसी प्रकार प्रकीर्ण में प, र, अ, क, दीर्घ ई के बाद र, ण और अ। अब यहाँ देखते हैं प तीनों वर्णों में प्रथम समान है, यहाँ य है, यहाँ र है, यहाँ ल है और र है, तो यहाँ यह प्रथम में आता है, तो यह आ गया प्रथम। अविकल्प में प्याऊ जो शब्द है वो शब्दकोश के अनुसार इन 4 शब्दों में प्रथम आएगा। अगला शब्द है शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। शब्द अब कक्षा शब्द है, तो क, अ, क्योंकि छ एक संयुक्त व्यंजन है, क, च और आ। तरह विग्रह कर आपको भी जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए वर्ण विच्छेद करके ही इसका हल करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको समझ आए और आप उनका जो सटीक उत्तर का चयन कर सको। क्षत्रिय था तो क, च, अ, फिर त, र, क्योंकि त्र है जो त और र से बिना है, फिर ई, फिर य, फिर अ। के बाद क्षणिक क, च, अ, ण, लघु ई, फिर क और फिर अ। इस प्रकार से इसका विग्रह हुआ। फिर कर्म क, अ, र शिरोरेखा के ऊपर है तो स्वर रहित, फिर म, फिर आ। अब इसका देखते हैं। प्रथम दोनों का, चारों का समान है। फिर दूसरे में यहाँ आ और यहाँ आ। अब इनका देखते हैं, इसका और इसका आगे तीसरा। यहाँ क है, यहाँ र है, तो क र से क्या आता है, शब्दकोश में पहले आता है। तो
यह शब्द जो कि कक्षा का विग्रह था, यह सर्वप्रथम आने वाला शब्द है, का विकल्प अ सही हो। अगला, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन माने जाते हैं? यहाँ जो विकल्प अ है 33, हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन माने जाते। एक इसके बारे में अपने पूर्व प्रश्न में भी चर्चा की थी। अगर प्रश्न ये आ जाए हिंदी वर्णमाला में ये मूल व्यंजन पूछे हैं यहाँ पे, अगर ये प्रश्न इस प्रकार से दें कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, तो मैंने अभी अपने पहले भी चर्चा की थी, वो 40 होती। यहाँ ऑप्शन में हमें मूल के रूप में पूछा है जो 33 दिया हुआ है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की पूछी है तो 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, तो कितने हो गए? 44। विकल्प ब इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन क वर्ग पूरा है, च वर्ग है, ट वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। अर्थात यहाँ क वर्ग, च वर्ग का भी आ रहा है, त वर्ग का भी आ रहा है, तो पा वर्ग का भी आ रहा है। का उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अलिजीवा व्यंजन है। अलिजीवा, सर्वप्रथम तो हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अलिजीवा होती क्या है, क्या नाम है, उच्चारण स्थान के आधार पर किसे कहा जाता है। संभवतः जहां से जीभ का भाग शुरू होता है उस स्थान को नाम दिया गया है अलिजीवा। अलिजीवा, और अलिजीवा से उच्चारित होने वाला जो वर्ण है वह अवर्ण है। इसका एक प्रश्न इस प्रकार से भी बनता है, ह का उच्चारण स्थान है उसे हम स्वर यंत्र भी कहते हैं और काकल भी कहते हैं, और इस स्वर यंत्र का जो नाम है वो अलिजीवा, अर्थात जीवा के प्रारंभ होने वाला, जहां से जीवा प्रारंभ होती है वह भाग, तो अलिजीवा व्यंजन आया द विकल्प ह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्वास वायु के आधार पर, यहाँ हम प्राण वायु भी कह सकते हैं, श्वास वायु वर्णों के भेद हैं। हम अभी तक करते आए हैं, अल्प प्राण और महाप्राण दो भेद हैं। विकल्प अ का ही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में जीवा में कंपन अधिक होता है वह कहलाते हैं। कंपन अधिक होता है। अब यहाँ जो ऑप्शन आए हैं उसमें देखो, स्पर्श, यहाँ शब्द है स्पर्श, संघर्षी, प्रकंपित, उत्क्षिप्त और संघर्ष। हमने उच्चारण स्थान पर दो वर्ण देखे, देखते हैं, आपने पढ़ा होगा लुंठित और प्रकंपित। एक को हम पढ़ते हैं पार्श्विक। लुंठित में हम र वर्ण को देखते हैं, पार्श्विक में हम ल वर्ण को देखते हैं। उसके बाद संघर्षहीन में हम य और व वर्ण को देखते हैं। इस पर संघर्षी में हम च, ट, ध, ध यहाँ को देखते हैं, च वर्ग को। अब ये प्रकंपित का तात्पर्य है कि जिस वर्ण के उच्चारण में पहले कंपन होकर के फिर उसका उच्चारण होता है और उस वर्ण का उच्चारण लुढ़कने के समान होता है, तो र है, इसमें क्या होगा? प्रकंपित तथा कंपन पहले होता है या अधिक होता है। इस विकल्प के आधार पर इसका उत्तर होगा विकल्प ब, प्रकंपित। असंगत छांटी, क बना है क, च और अ, इसको हम क और स के साथ स्वर जोड़ के लिखा जा सकता है।
ये संगत है, त्र भी इसी प्रकार से संगत है, त्र भी संगत है, लेकिन ज है वो बनता है ज य और अ से, को हम ज और य लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ऑप्शन आगे ग है तो असंगत होगा, उसका उत्तर विकल्प स। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद है। इस विकल्प में र को मात्रा के रूप में लिख दिया गया था, क्योंकि र को इस रूप में भी लिखा जाता है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं ई के बाद स, य और र की मात्रा है, तो यहाँ इसका विकल्प होगा ई के बाद चूंकि र आया, इसका उच्चारण ईर्ष्या स से पहले होता है, तो यहाँ री, इस री को इस प्रकार से लिख दिया गया, फिर स, फिर य, फिर आ। अब देखते हैं दीर्घ ई इस विकल्प में है, अ में और द में, फिर री द में है, फिर स, य और आ, तो इसका उत्तर हुआ विकल्प द। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद होगा विकल्प द। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ध सगोश महाप्राण और दंत्य है, व सगोश ओष्ठी और महाप्राण है, च अघोष तालव्य और अल्प प्राण है, क कंठीय महाप्राण और अघोष है। तो हमने पहले देखा था कि अघोष और सघोष के आधार पर अघोष कौन कौन से थे, पुनः स्मरण आएगा आपके पास। पहला दूसरा, पहला दूसरा वर्ण क्या था? अघोष था, और फिर स स स। सघोष क्या था? तीसरा, चौथा, पांचवा, य र ल व और ह। के बाद अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में था पहला, तीसरा, पांचवा, य र ल व। महाप्राण में था दूसरा, चौथा, च स स और ह। ये पुनः आपके सामने, मेरे को ये लगता है अपने इतनी बार इनका विग्रह इन प्रश्नों के अंतर्गत ही कर लिया कि आपके पूर्णतः स्मरण में ये आ चुके होंगे। संभवतः ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि आपने एक तरह से वर्ण विचार का पुनरावलोकन इस क्लास में कर लिया होगा। अब ध था, त थ ध ध। ध किस रूप में आया? ध हमारे पास दंतीय है, 4 नंबर पर है, तो सगोष है और महाप्राण है, ये सही है। प प प प भ इस प्रकार से आते हैं। ब 3 नंबर पर है, पहले तो ब ओष्ठीय है, सही है। प 3 नंबर पर है तो सगोष है, और फिर ब महाप्राण है, तो महाप्राण में 4 नंबर और 2 नंबर वाला वर्ण आता है, तो संभवतः यह है। इसके पहले हम अगले और मिलाते हैं। च अघोष है, 1 नंबर पर आता है, अघोष है। च अल्पप्राण भी है, और च तालव्य भी, ये भी सही है। ख कंठ्य भी है, ख अघोष भी है, और ख महाप्राण भी है। इसका मतलब विकल्प ब इसका क्या हुआ? उत्तर हुआ। अब कुछ प्रश्न इस प्रकार के हैं जिनमें मात्राओं की गणना आती। तो हमने देखा मात्रा के आधार पर हमने वर्गीकरण किया था। ऋस्व स्वर में मूल स्वर थे अ, ई, उ, री। इनकी कितनी मात्रा गिनी गई? 1। के बाद दीर्घ स्वर,
इसके अंतर्गत थे आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। इनकी दो मात्रा मानेगी, जिसको अंग्रेजी के इस प्रकार के चिन्ह से संकेतित किया जाता है। के बाद आती है अयोगवाह, जो अनुस्वार हैं और विसर्ग हैं। इनकी भी कितनी मात्राएं मानी जाती हैं? दो। के बाद जो चंद्र बिंदु आता है कि कोई मात्रा नहीं होती, वो जिस वर्ण या जिस मात्रा के साथ लगता है, जिस स्वर के साथ लगता है, कि उतनी मात्राएं मानी। जैसे इस प्रकार से चंद्र बिंदु का प्रयोग हो तो एक मात्रा, इस प्रकार चंद्र बिंदु का प्रयोग हो तो दो मात्रा। अब बात आती है संयुक्त की। संयुक्त वर्ण, यदि संयुक्त वर्ण वाक्य के शब्द के मध्य में है या पश्च में है, तो उसके पूर्व वाले जो वर्ण है उसकी दो मात्राएं गिनी जाएगी। यदि एक है तो दो गिनी जाएगी, और दो है तो दो ही गिन ली जाएगी। और यदि प्रथम में शुरुआत में संयुक्त वर्ण आ गया, तो उस पर जितनी मात्राएं लिखी गई हैं या मात्राएं प्रयुक्त हुई हैं, उतनी ही गिनी जाएगी। जैसे प्रमाण शब्द है, इसमें प्र में संयुक्त बना हुआ है, तो यहाँ जितनी मात्रा है उतनी ही मानी जाएगी। लेकिन यदि कच्चा लिखा हुआ है, यहाँ संयुक्त बन रहा है, का में एक मात्रा है किंतु दो मानी जाएगी। ये मात्राओं की गणना का कुछ नियम है, उस आधार पर हम देखते हैं। देखो, अतएव का विग्रह करें तो अ, त के बाद क्या है? विसर्ग, के बाद ए, फिर व, फिर अ। इस प्रकार का विग्रह हुआ। तो यहाँ मात्राएं क्या है? यहाँ एक मात्रा, यहाँ विसर्ग की दो मात्रा, यहाँ दो मात्रा, और यहाँ एक मात्रा। तो यहाँ एक और दो तीन, दो पांच और एक छह, कुल कितनी मात्राएं हो गई अतएव शब्द में? छह मात्रा। तो इसका विकल्प व इसका सही हो। अध्यक्ष शब्द में कितनी मात्राएं हैं? तो अ, ध, य, अ, क, श और अ। अब यहाँ मात्राएं गिन रहे हैं हम, वर्ण नहीं गिन रहे। अगर वर्ण गिनने होते तो हम मात्रा और वर्ण दोनों को गिनते। यहाँ मात्रा अ में है, अर्थात मात्रा केवल स्वर वर्णों की होती है, और जहां स्वर वर्ण है हम उन्हीं को ही मात्रा के रूप में गिनेंगे। अगर ह्रस्व स्वर है तो उसकी एक मात्रा, दीर्घ है तो दो मात्रा। यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, तो कितनी हुई? तीन। विकल्प अ इसका सही उत्तर होगा। प्रदेश में मात्रा की संख्या देखो, प, र, अ, द, ए, स और अ का विग्रह हुआ। क्योंकि यहाँ देखो संयुक्त वर्ण बन रहा है, दो व्यंजन और एक स्वर, लेकिन प्रथम में आया है तो यहाँ भी हम एक मात्रा गिनेंगे। एक की जो कि दीर्घ है दो मात्रा, और आ की एक मात्रा, तो कुल हुई चार मात्रा। तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब, चार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रवण शब्द में कितनी मात्रा है? पहले हम श्रवण का विग्रह करते हैं। त्र जो कि संयुक्त व्यंजन है, त्र, र और अ, फिर व, अ, फिर ण और अ। यहाँ एक मात्रा एक मात्रा एक, अर्थात कुल हो गई तीन मात्रा। विकल्प ब इसका सही उत्तर होगा। मैं समझता हूँ आपको मात्राएं गिननी भी अगर पहले से सीखी हुई हैं तो भली भांति गिन पा रहे हो।
और किसी के इस प्रकार के प्रश्न नहीं किए हुए हैं तो साहित्य ये प्रश्न आपको साहित्य सिखाने में भी कुछ सक्षम होंगे, आप मात्राओं को गिनना सीख जाओगे। अगर उसके उपरांत भी दिक्कत है तो आप अभी जो हमने पहले प्रश्न हल किए उसमें मैंने जो नियम बताए के अनुसार आप उसको देखने की कोशिश करना। श्रृंगार शब्द, श्रृंगार शब्द यहाँ मूलतः इस प्रकार से लिखा जाता है, कोई टाइपिंग में दिक्कत के कारण इस प्रकार शब्द लिखा गया है, आप इसको इस श्रृंगार शब्द को मानते हुए चले। यहाँ देखो स, फिर क्या है री में अनुस्वार, री की मात्रा थी और अनुस्वार था, री की मात्रा के साथ अनुस्वार का प्रयोग किया गया। फिर ग, फिर आ की मात्रा, फिर र, फिर अ, ये था। अब यहाँ अनुस्वार की कितनी मात्रा हो गई? 2 मात्रा। फिर यहाँ आ की 2 मात्रा और अ की 1 मात्रा, तो कुल कितनी मात्राएं हो गई? 5। श्रृंगार शब्द में कितनी मात्रा है? इसका विकल्प ब का सही होगा। अब पूछा है श्रृंगार शब्द में वर्णों की संख्या। अब श्रृंगार शब्द में पुनः शुद्ध लिख देता हूं आपके सामने, वर्णों की संख्या। अब वर्णों की निकालने के लिए देखो हमने किया स, फिर उसके बाद हमने लिया री, री के बाद जो अनुस्वार है ये देखो यहाँ ग है, ग है तो इसका पंचम वर्ण क्या होगा वो लिखेंगे, क्योंकि ये श्याम सुंदर दास ने हिंदी के मानकीकरण में एक सुझाव दिया था कि यदि किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई वर्ण आता है तो उसको अनुस्वार के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हम इस प्रकार से अगर शंकर शब्द लिखते हैं तो इसको शंकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क, चूंकि क वर्ग का ये पंचम वर्ण था, इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं और अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं। शायद आपने संधि में भी ऐसा पढ़ा होगा। तो पंचम वर्ण लिख दिया, फिर ग, फिर आ, फिर र, फिर अ, इसका विग्रह हुआ, वर्ण विच्छेद। अब हम बात करते हैं कि मात्राएं तो हमने पहले गिनी, अब वर्ण देखो 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं हमारे पास, लेकिन इसमें हम मानेंगे 6। क्यों मानेंगे इसका कारण बताता हूं। यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण अस्वर हो तो उसे कुल वर्णों में नहीं गिनते, लेकिन मात्राओं में जरूर गिनते। तो यहां इसका विकल्प द सही हुआ। आगे चलते हैं। स्त्रोत शब्द में कितनी मात्राएं हैं? पहले इसका हम विग्रह करेंगे। संभवतः अब इतने क्वेश्चन करने के बाद आप विग्रह करना भी थोड़ा बहुत कुछ सीख गए या पहले से आप जानते होंगे। यहाँ मात्राएं देखो, 2 मात्राएं यहाँ है, 1 मात्राएं यहाँ है। कितनी मात्राएं हुई? 3। तो विकल्प ब इसका सही उत्तर हुआ। अगला 2 शब्द है रुई और स्त्री शब्द में क्रमशः कितनी मात्राएं? देखो र और उ, फिर ई, यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, कुल कितनी हुई? 3। और स्त्री में स, त, र और दीर्घ ई, क्योंकि यहाँ स्वर यही है मात्रा के रूप में, तो यहाँ 2 मात्रा, तो कितनी हुई? 2। ऑप्शन विकल्प अ 3 और 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। मुखावयव के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि होती है, अर्थात मुख के जो अवयव, उच्चारण अवयव होते निकट आएंगे तो उनका मार्ग व संकड़ा होगा, तो हवा ग्रसन के साथ आएगी,
संघर्ष करते हुए आएगी तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संघर्षीय कहते हैं। और संघर्षीय को उष्मीय या उष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो इसका विकल्प द सही होगा। अगला है स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि। अब आपको सारी बताई थी पहले, क्योंकि इसमें क, ग, ख और ग कंठ क वर्ग के सभी हैं, तो प्रथम दृष्टया चार ही है वो स्पर्श व्यंजन है और कंठीय भी है, स्पर्श और कंठीय। अघोष के अंतर्गत हमारे पास आते हैं पहला और दूसरा। यहाँ प्रथम है वो क है वो अघोष है, ख है वो अघोष है, हमारे पास आ रहा है। उसके बाद ग और ख। अब देखो पहला दूसरा स स स, ये आया इसमें अघोष में। फिर सघोष में आया हमारे पास तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व और ह। इसी प्रकार महाप्राण में हमारे पास आते हैं सीधा दूसरा, चौथा, ये वर्ण हमारे पास आते हैं। उसके बाद य, र, ल, व और ह, ये महाप्राण के अंतर्गत हमारे पास आते हैं। तो अब देखते हैं क स्पर्श व्यंजन भी था, अघोष की दृष्टि से अघोष भी हैं और महाप्राण नहीं है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। ग स्पर्श है, कंठीय ध्वनि भी है और सघोष है, अघोष नहीं है, यह ऑप्शन भी नहीं होगा। ख स्पर्श व्यंजन है, कंठीय है, अघोष है और महाप्राण है, तो विकल्प स इसका सही उत्तर होगा। चूंकि घ है वो महाप्राण तो है लेकिन अघोष नहीं है। ये इतने प्रश्न थे, हमने आज इनका पूर्णतः विश्लेषण करते हुए अध्ययन किया। मैं समझता हूँ आपकी अध्ययन की सुविधा के लिए ये कारगर साबित होगा। आगे और भी आप जुड़े रहिए, हम और प्रश्न बना करके आपके सामने समय समय पर उपस्थित होंगे। आपका प्यार और आपका स्नेह और आपका साथ बना रहे। धन्यवाद।